हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दिन के जिस भी टाइम आप ये क्लास देख रहे हैं। तो वेलकम बैक टू आवर हिस्ट्री क्लासेस ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि अब तक हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ लिया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है। फिर अभी हमारे पास अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि जब वो डिक्लाइन हो गया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब डिक्लाइन हो गया, तो उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा। यानी कि जब वहां से वो सभ्यता चली गई तो उस जगह पर, उस एरिया में, उस रीजन में क्या चल रहा था, और वो जो लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे उनका क्या हुआ। ठीक है। देखिए, जब भी कोई सभ्यता डिक्लाइन होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जितने भी लोग रहते थे वो सब खत्म हो गए, उन वो सब कहीं चले गए, मर गए, या फिर उन कुछ भी उनके साथ हुआ। नहीं, सभ्यता खत्म होने का मतलब है कि उनकी एक जो जीवन पद्धति थी वो खत्म हो गई है। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि भारतीय सभ्यता खतरे में है, तो भारतीय सभ्यता खतरे में होने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भारत के सभी लोगों की जिंदगी खतरे में है, नहीं ना। भारतीय सभ्यता खतरे में होने का मतलब ये है कि जिस तरीके से भारत एक जीवंत मतलब जीवंत तरीके से भारत आज तक जीता आया है, जो जीवन पद्धति भारत की है, जो वे ऑफ लाइफ है, वो खतरे में है। ठीक है। तो यानी कि जब हम बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन हो गया, तो इसका मतलब उनका जो वे ऑफ लाइफ था, यानी कि उनका जो एक सोशल पैटर्न था, जो उनका सिस्टम था, जो उनके शहर थे, वो खत्म हो गए। ठीक है। तो अ, ठीक है, फिर उसके बाद वहां पर क्या हुआ, उस एरिया में क्या हुआ, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन वहां से चली गई तो वहां पर कुछ पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स डेवलप हुए। कल्चर्स, कल्चर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृति, है ना। हड़प्पा के बाद वाली संस्कृतियां। ठीक है। हमने वहां पर बात की सभ्यता की, और यहां हम बात कर रहे हैं संस्कृति की। ऐसा क्यों, अलग अलग वर्ड्स क्यों? आपको पता है इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में एक रूल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि हम जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो वर्ड्स अगर एग्जैक्टली सिमिलर है, मतलब उनका मीनिंग बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर है, तो उन दो वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, उनमें से एक वर्ड अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन संस्कृति और सभ्यता तो हम एक जैसा सही मतलब समझते हैं, है ना। तो हमें ये लगता होगा कि एक ही बात है, चाहे कल्चर यूज कर लो, चाहे क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन यूज कर लो, संस्कृति यूज कर लो, चाहे सभ्यता यूज कर लो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृति और सिविलाइजेशन में डिफरेंस है, फर्क है। क्या फर्क है? सॉरी यार, पता नहीं, ऐसे छींक आने लग जाती है, फिर आती नहीं है, बहुत इरिटेट करती है ऐसे। चलो, तो कल्चर्स है, फिर दूसरा हमारे पास है सिविलाइजेशन। तो हमें पता है कि कोई भी दो वर्ड्स अगर एग्जैक्टली सिमिलर हैं तो उनमें से एक वर्ड खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों वर्ड्स में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो कभी भी आप कोई हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट आप अपनी पसंद का पढ़ रहे हैं, आपको भले ही लगता हो कि दो वर्ड्स बहुत ही सिमिलर हैं, इनके मीनिंग्स में क्या डिफरेंस देखना, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी चीज के नाम में या किसी डेफिनेशन में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम मान सकते हैं कि इनका मीनिंग सिमिलर है, लेकिन अगर किसी चीज के नाम में फर्क आ रहा है या किसी चीज की डेफिनेशन में ये वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहां आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इन दो वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच में एक छोटे से डिफरेंस की, और ये पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे एडवेंट ऑफ आर्यंस, यानी कि आर्यंस का आना, है ना। तो अब हम देखते हैं कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन। ठीक है। अब हमारे पास बात यह कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या जरूरत है, हमारे एग्जाम में तो आएगा नहीं। आपके एग्जाम में आ सकता है ये चीज, ठीक है, कि हड़प्पन कल मतलब कहीं पर लिखा हो कि कोई ऑप्शन दे रखा है आपको जहां पर लिख रखा है हड़प्पन कल्चर, तो हड़प्पन कल्चर जैसी कोई चीज नहीं है। हड़प्पन एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि वो शहरों में रहते थे लोग। ठीक है। जब हम इनका डिफरेंस समझेंगे तब आप समझ जाएंगे। आपके पास दो ऑप्शन दे रखे हैं, हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को टिक करोगे, क्योंकि क्यों क्योंकि वो एक सिविलाइजेशन थी, ना कि एक कल्चर। तो जो कल्चर है, यानी कि जो हमारी संस्कृति है, वो प्रीडोमिनेंटली रूरल होती है, यानी कि ग्रामीण। ये नेचर में कैसी होती है? ग्रामीण होती है। ठीक है। जो सिविलाइजेशन है, यानी कि जो सभ्यता है,
वो प्रीडोमिनेंटली कैसी होती है? अर्बन, यानी कि शहरी होती है। ठीक है, पहला डिफरेंस तो हमने ये देख लिया। अब हमने पढ़ा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक वहां पर प्रीडोमिनेंट जो पॉपुलेशन है वो शहरी है। तो हमने क्या देखा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या पढ़े थे? शहर पढ़े थे, ना कि गांव पढ़े थे, है ना। शहरों के बारे में पढ़ा था। हम कह रहे थे मोहनजोदड़ो एक शहर था, लोथल एक शहर था, राखीगढ़ी एक शहर था। ठीक है, ऐसे शहरों के बारे में बात कर रहे थे हम। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, जो कल्चर होता है, कल्चर डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि विकेंद्रीकृत होता है। अब डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब हमारे पास ये है कि जो एक कल्चर होता है उसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, यानी कि कोई एक अथॉरिटी नहीं होती जो सबको कंट्रोल कर रही है। सब गांव अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं जो सिविलाइजेशन होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, अगर ये एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में है तो इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होती है। यानी कि सब जगह एक समान होती है, और ये नॉन यूनिफॉर्म होती है। कल्चर जनरली नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर होता है। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब आप कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे शायद, कि हमने यहां पर पोस्ट हड़प्पन कल्चर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसके हम बेसिक फीचर्स क्या क्या बता सकते हैं। अगर आपसे सीधा एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पोस्ट हड़प्पन कल्चर के बेसिक फीचर्स क्या क्या थे, आप कल्चर के जितने फीचर्स है ना वो सब लिख के आ जाइए। रूरल था, ग्रामीण था, डिसेंट्रलाइज था, विकेंद्रीकृत था, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म था। ये चीजें अगर आप लिख के आ जाएंगे आपका आंसर सही है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शंस में से इनमें से कोई चीज हो तो आप सेलेक्ट कीजिए, आपका आंसर सही होगा। तो सिर्फ वर्ड को समझने से आप इतनी इंपॉर्टेंट बात समझ गए, आपको इतना सब कुछ याद हो गया कि भाई उसके फीचर्स क्या क्या थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सब क्या चल रहा था। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हमने देखा कि उसके शहर डिक्लाइन हो गए, और हमें एग्जैक्ट रीजन अभी भी नहीं पता है कि क्यों डिक्लाइन हो गए। ठीक है, तो जब उसके शहर डिक्लाइन हो गए, मतलब शहरी लोगों का काम नहीं चल रहा था, शहरों में लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे रहना, उन्हें खेती करनी पड़ रही थी मजबूरी में, तो लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ वापस चले गए, है ना। वापस से गांव में रहने लगे और खेतीबाड़ी करने लगे। ठीक है, तो यानी कि जो पॉपुलेशन थी वो माइग्रेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन migrated from cities to villages, यानी कि जो जनसंख्या थी, जो लोग थे, वो शहरों को छोड़कर वापस गांव की तरफ जाने लगे। ठीक है, दूसरा फीचर इसका ये था कि हमने हड़प्पा में पढ़ा कि इतने बड़े बड़े शहर थे, इतने मैग्निफिसेंट सिटीज उन लोगों ने बनाए, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ये सब चीजें हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पढ़ी। फिर लोथल में इतना बड़ा डॉक यार्ड था जहां पर नाव, बड़ी बड़ी नाव खड़ी हो सकती थी, और वो मतलब इतना बड़े लेवल पर व्यापार भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा, लेकिन क्या यहां पर आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े शहर होंगे? नहीं, क्योंकि ये कल्चर है तो ये प्रीडोमिनेंटली रूरल रूरल इन नेचर है, ग्रामीण किस्म का है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंस्टेड ऑफ बिग सिटीज, इंस्टेड ऑफ बिग सिटीज वी हैव स्मॉल टाउन्स, यानी कि अभी भी लोगों को पोट्री की, मतलब पोट्री यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मटकों की जरूरत तो अभी भी पड़ती होगी, कपड़ों की जरूरत तो अभी भी पड़ती होगी, खाटों की जरूरत अभी भी पड़ती होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, नहीं, जरूरत तो अभी भी पड़ती थी। तो उनके लिए एक छोटा मोटा मार्केट होता था, लोग अपने लेवल पर बनाते थे, बार्टर एक्सचेंज करते थे और हो गया उनका काम। कोई प्रॉपर करेंसी नहीं थी, कोई प्रॉपर सील वगैरह का सिस्टम नहीं था।
तो छोटे छोटे टाउन्स थे बस। एक बड़े शहर और छोटे टाउन में यही डिफरेंस होता है कि जो छोटा टाउन होता है वो एक बड़े लेवल पर, वहां पर फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होती, इतने बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे। और तीसरा एक फीचर था कि इसको हम चाल्कोलिथिक कल्चर भी बोलते हैं। अब ये वर्ड आपके लिए नया है, आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है, चाल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है। अब जो ये चाल्कोलिथिक कल्चर है इसका मतलब क्या है, चाल्कोलिथिक ये जो वर्ड है ये वर्ड कहां से आया और इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। आइए समझते हैं, इस वर्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। तो हमने हमारी क्लास डायरेक्टली कहां से स्टार्ट की थी, हमने हमारी क्लास डायरेक्टली स्टार्ट की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो क्या इससे पहले, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले ह्यूमैनिटी का कोई इतिहास ही नहीं है? है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले भी इंसान का इतिहास है, लेकिन वो जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो इसलिए हमने वो उसको स्किप कर दिया है। लेकिन अभी इस वर्ड को समझने के लिए हमें उस हिस्ट्री की तरफ एक बार फिर से वापस जाना पड़ेगा और हमें उस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जो हड़प्पा से पहले की जो हिस्ट्री है इंडिया में, उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ह्यूमन हिस्ट्री को। क्या क्या? पैलियोलिथिक एज, ठीक है। फिर उसके बाद मीजोलिथिक एज, ठीक है। और फिर उसके बाद नियोलिथिक एज, ठीक है। अब अगर आप इन वर्ड्स का मीनिंग समझ लेंगे तो शायद आप ये चीज भी समझ जाएंगे कि ये क्यों है और मतलब इनके फीचर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। और लिथिक का मतलब हमारे पास होता है स्टोन, ठीक है। आप सभी ने कहीं ना कहीं स्टोन एज के बारे में सुना होगा कि स्टोन एज होती थी, स्टोन एज होती थी, स्टोन एज होती थी। वही पढ़ेंगे हम अभी, स्टोन एज क्या होती थी, ठीक है। तो पैलियोलिथिक जो है, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, अब इसको हम स्टोन एज बोलते क्यों है, मतलब स्टोन का मतलब क्या है, हमने इस वर्ड में स्टोन क्यों रखा? हमने इस वर्ड में स्टोन इसलिए रखा क्योंकि इस टाइम पर ह्यूमन, इंसान जो टूल्स इस्तेमाल करता था, हमने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि ये ब्रोंज एज थी, ब्रोंज एज। तो ब्रोंज एज का मतलब क्या कि वो लोग अपने टूल्स बनाने के लिए ब्रोंज का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि स्टोन एज है, तो स्टोन एज का मतलब वो अपने टूल्स बनाने के लिए स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो अभी वाली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली जो हमारी फेज चल रहा है, और कब से चल रहा है, अशोका के टाइम से, चंद्रगुप्त मौर्य महाजनपद के टाइम से और अभी तक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला फेज इंडिया में चल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयरन एज, यानी कि लोहे का काल। तो यानी कि हमारे पास बेसिकली 3 तरह के एजेस हैं, ब्रोंज एज, स्टोन एज, स्टोन एज के बाद आया ब्रोंज एज और उसके बाद आया आयरन एज, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर मीजोलिथिक मतलब मिडल, और क्या बोलते हैं, लिथिक मतलब फिर से स्टोन, तो ये क्या हो गया, मिडल स्टोन एज, ठीक है। नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, फिर से न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरह के स्टोन एजेस थे। अब इनको हमने डिफरेंशिएट किस बेसिस पर किया, मतलब हमको कैसे पता कि भाई ये पुराना वाला है, ये मिडल वाला है, ये नया वाला है, किस बेसिस पर हमने डिवाइड किया? तो इसको हमने डिवाइड किया है साइज ऑफ टूल्स और उनको बनाने की क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट ह्यूमन था, यानी कि सबसे पहले वाला जो पैलियोलिथिक वाला पीरियड था, ओल्ड स्टोन एज थी, उसमें इंसान स्टोन के क्रूड टूल्स का इस्तेमाल करता था। क्रूड टूल्स मतलब बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं। मतलब क्या किया कि एग्जाम्पल के लिए एक लकड़ी का लकड़ी ली और लकड़ी के इधर एक वो बांध लिया, क्या बोलते हैं, पत्थर बांध लिया, और फिर अब वो हथौड़ा बन गया एक तरह से। तो उसका इस्तेमाल करने लगा जानवरों का शिकार करने के लिए, उनका सिर फोड़ फोड़ कर उनको मारकर खा लेता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, यानी कि यहां पर स्टोन के बिग, बड़े बड़े और क्रूड टूल्स मिले हैं। बड़े बड़े और क्रूड यानी कि बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं, बहुत ज्यादा क्वालिटी में अच्छे नहीं, ऐसे टूल्स हमें यहां से मिले हैं और बड़े बड़े साइज के थे, ठीक है। फिर मीजोलिथिक एज में क्या हुआ, मीजोलिथिक एज में इंसान पहुंचा कि भाई उसने उस पत्थर को उस पर बांध रखा था, लकड़ी पर बांध रखा था, तो धीरे धीरे उसने उसको घिसके और उस पर धार लगानी सीख ली, उस पत्थर पर धार लगानी सीख ली, उस पत्थर को पैना करना सीख लिया। तो अब वो एक तरह से कुल्हाड़ी बन गई। अब हथौड़ी के मुकाबले कुल्हाड़ी से शिकार करना और भी आसान है ना।
तो यहां पर जो टूल्स थे वो भी साइज में बड़े थे, बिग इन साइज बट रिफाइंड इन नेचर, यानी कि थोड़े से रिफाइंड थे, है ना। इनको इस्तेमाल करना आसान था, इंसान को कुछ चीजें पता चल गई थी कि वो स्टोन को तोड़ तोड़ कर उसको पहना कर सकता है, उस पहने स्टोन से वो धागे वागे काट सकता है, जानवरों की चमड़ी उतारना उसके लिए आसान हो गया। पहले आप सोचिए शिकार तो कर लेते होंगे, लेकिन जानवर की चमड़ी उतारना कितना मुश्किल होता होगा ना। पहले चमड़ी उतारते थे, फिर उसका मांस निकाल कर खाते थे। लेकिन यहां पर आने के बाद जब इंसान ने धार लगाना सीख लिया तो जानवर की चमड़ी उतारना उसके लिए कितना आसान हो गया होगा, है ना। फिर उसके बाद जो नियोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज में क्या हुआ, यहां तक आते आते इंसान ने टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा एडवांस्ड हो गया कि वो पत्थर के बहुत छोटे छोटे टूल्स बनाने लगा। बहुत छोटे छोटे मतलब इतना सा पत्थर लिया, उसको पैना किया और उसको एक लकड़ी के आगे बांध लिया, भाला बन गया, ऐसे ही तीर बन गया। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल एंड एडवांस्ड टूल्स ऑफ स्टोन, यानी कि यहां पर पत्थर के छोटे छोटे लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल के टूल्स हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब यहां तक आते आते इंसान को एग्रीकल्चर उसने सीख लिया था। एग्रीकल्चर इंसान ने सीख लिया था, यानी खेती बाड़ी करना सीख लिया था। हालांकि इतने बड़े लेवल पर नहीं, हल वगैरह का इस्तेमाल करना अभी इंसान को इतने बेहतर तरीके से नहीं आता था। वो सिर्फ जैसे कोई फील्ड है, खाली फील्ड, उसमें आग लगाई, उसको साफ किया, वहां पर कुछ दाने वाने छिड़क दिए और वो जब अगला सीजन आता था तब तक वहां फसल उग जाती थी, उसको काट कर खा लेता था और आगे बढ़ जाता था। यानी कि एक क्रूड लेवल पर, यानी कि एक झूमिंग कल्टीवेशन टाइप का सिस्टम इंसान ने नियोलिथिक एज आते आते सीख लिया था। ठीक है, अब जो मेसोलिथिक एज है, यहां तक आते आते इंसान को फायर, व्हील, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हो गई थी। ठीक है, और यहां तक आते आते इंसान को एग्रीकल्चर तो नहीं आता था, लेकिन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट ह्यूमंस ने कर लिया था, यानी कि कुत्ते वगैरह पालने, पशुओं को पालने का काम इंसान ने शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जो पैलियोलिथिक एज है वहां पर इंसान के डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा काम हुआ था, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज जो हम आज यहाँ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि पैलियोलिथिक एज में, टाइम पीरियड में एक चीज हुई थी जिसको हम बोलते हैं वार्मिंग ऑफ अर्थ, है ना। हम अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ गर्म हो रही है। तो क्या ये ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इंसान के प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की वजह से जो ऐसा होने की गति है वो इतनी ज्यादा तेज है कि प्रकृति उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए हमें इतनी समस्या आ रही है और इसलिए हम इसके बारे में इतनी बात करते हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक जो एज है, पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था कि पैलियोलिथिक एज में पहले जब पैलियोलिथिक एज चल रही थी, पैलियोलिथिक एज को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर और लोअर। ठीक है, तो जो अपर पैलियोलिथिक एज है वहां पर क्या चल रहा था, वहां पर पूरी धरती आइस से कवर्ड थी, यानी कि उस समय पर धरती पर आइस एज चल रही थी। आपने पढ़ा होगा, अगर कभी पढ़ा हो तो, कभी आपको इंटरेस्ट हो डायनासोर वगैरह की कहानी में, तो आपने पढ़ा होगा कि जब डायनासोर चले गए थे तो धरती पर आइस एज आई थी। ठीक है, तो वो आइस एज जब धरती पर आई तो जो इंसान था, ह्यूमंस थे, वो गुफाओं में रहने के लिए मजबूर थे, यानी कि गुफाओं से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। गुफाओं में वो आग वाग जलाकर, मतलब जैसे भी करके आपस में एक दूसरे के साथ रहकर खुद को गर्म रखते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे पैलियोलिथिक एज आगे बढ़ी वैसे वैसे धरती गर्म होने लगी और आइस एज खत्म होने लगी, यानी कि बर्फ पिघलने लगी। अब जब बर्फ पिघलने लगी तो देखिए, हमने पढ़ा इंसान गुफाओं में रहता था। गुफाएं जनरली कौन से रीजन्स में होती हैं? पहाड़ों में, पहाड़ों में गुफाएं बनती हैं। तो इंसान एक तरह से पहाड़ों पर रहने के लिए मजबूर था। और जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहीं पर होती है, वो कहां पर होती है? मैदानों में। तो यानी कि इंसान जब तक पहाड़ों से निकलकर मैदानों तक नहीं आएगा वो अपना डेवलपमेंट आगे नहीं कर पाएगा। तो मैदानों पर निकलने के लिए उसे क्या चाहिए कि वो आइस पिघल जाए। तो ये पैलियोलिथिक एज में ऐसा हुआ कि आइस एज एंडेड, आइस एज का समापन हो गया और इंसान फाइनली गुफाओं से निकलकर मैदानों में पहुंच गया। ठीक है, तो ये हमने तीन चीजें पढ़ी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। क्यों पढ़ी? क्योंकि हमें एक वर्ड का मीनिंग समझना था और वो वर्ड हमारे पास क्या था? वो वर्ड था चालको लिथिक। अब आप कहेंगे कि सर हमने ये इतनी चीजें तो पढ़ ली,
3 लिथिक तो हमने पढ़ लिए, लेकिन चालकोलिथिक का मतलब अभी समझ नहीं आया। तो शायद आपको लिथिक का मतलब तो समझ आ गया होगा, यानी कि स्टोन, स्टोन के टूल्स। ठीक है, चालकों का मतलब क्या है? चालको हम जनरली कॉपर के लिए यूज करते हैं। चालकों का मतलब होता है कॉपर। यानी कि जब हमने कहा कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ब्रोंज एज थी, ठीक है, ब्रोंज हमारे पास क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है, यानी कि एक अलॉय होता है कॉपर और टिन का। आपसे ये एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रोंज है वो किस किस का अलॉय है, तो वो है कॉपर और टिन का। ठीक है, तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होगी तो जो कॉपर वर्क ब्रोंज स्मिथ थे, यानी कि जो ब्रोंज बनाते थे, वो भी शहर छोड़कर गांव की तरफ चले गए, उन्हें भी खेती बाड़ी करनी पड़ी। तो जो ब्रोंज बनाने की कला थी वो धीरे धीरे कम हो गई, यानी कि बहुत वीक हो गई। तो वापस से इंसान को वापस से ब्रोंज के साथ ब्रोंज का इस्तेमाल होना कम हो गया और कॉपर और पत्थर के टूल्स इंसान को फिर से बनाने पड़े। यानी जब वो फिर से गांव में रहने आए हड़प्पन सिविलाइजेशन को छोड़कर, तो उन्हें फिर से पत्थर और कॉपर के टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, अब आप चालकोलिथिक का मतलब समझ गए होंगे कि चालकोलिथिक का मतलब क्या है। तो हमने बेसिक फीचर्स देख लिए। पोस्ट हड़प्पन कल्चर कैसा था? रूरल था। चालकोलिथिक कल्चर था, डिसेंट्रलाइज्ड था। और एक और फीचर हमने क्या देखा था? कमेंट करके बताइए, मैं भूल गया हूँ, सॉरी, ध्यान नहीं है मेरे दिमाग में अभी। तो पोस्ट हड़प्पन कल्चर हमने देख लिया। अब इनके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या थे, हमें कहाँ कहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं? तो देखिए, बनावली है हरियाणा में, बनावली इन हरियाणा। कालीबंगन, ये सभी वही जगह हैं जहां पर हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा है ना? कालीबंगन इन राजस्थान। फिर धोलावीरा, देखिए बोलते हैं जो धोलावीरा जो शहर है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद भी एक मेजर सिटी बना रहा, यानी कि बाकी हड़प्पा के बाकी शहरों का तो डिक्लाइन हो गया, लेकिन जो धोलावीरा था वो उसके बाद भी चलता रहा। फिर उसके बाद मेहरगढ़, मेहरगढ़ हमने कब पढ़ा था? हम जब प्री हड़प्पन कल्चर्स पढ़ रहे थे, जब हमने देखा कि हड़प्पा से पहले क्या आया, तो हमने देखा कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे उसमें सबसे पहले खेती के अवशेष कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ फिलहाल अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये कुछ साइट्स हैं जो कि पोस्ट हड़प्पन कल्चर के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चालकोलिथिक कल्चर था, ये सब चीजें हमने देख ली। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लगभग 1500 बीसीई में, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, 1500 साल ईसा पूर्व में क्या हुआ? देखिए, हमने पढ़ा कि लगभग 1900 साल ईसा पूर्व में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। ठीक है, तो 1500 बीसी आते आते वो लगभग पूरी तरह डिक्लाइन हो गया था और शहर छोड़कर सभी लोग गांव में जा चुके थे। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में हम मानते हैं कि लगभग 1500 बीसीई अराउंड, क्योंकि ये इतना पुराना टाइम है कि हमें एग्जैक्ट टाइम लाइन तो कुछ पता ही नहीं है, एग्जैक्ट डेट हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना? तो यानी कि अराउंड 1500 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ? आर्यंस केम टू इंडिया, यानी कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ। कब हुआ? लगभग 1500 ईसा पूर्व। अब ये आर्यंस थे कौन? ठीक है, इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आजकल जो जेनेटिक और लिंग्विस्टिक एनालिसिस है उसके हिसाब से हम ये मानते हैं कि आर्यंस ओरिजिनेटेड, यानी कि इनका उद्गम कहां से हुआ? इन स्टेपीज माउंटेन्स। अब ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि जो स्टेपीज माउंटेन्स हैं वो कहां पर हैं? स्टेपीज माउंटेन्स कहां पर हैं? तो जो आजकल जो स्टेपीज वाला रीजन है वो हमारा यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है, यानी कि वेस्टर्न रशिया वाला जो रीजन है, उस रीजन में स्टेपीज माउंटेन्स हैं और उसी को हम स्टेपीज रीजन बोलते हैं। और उसी रीजन में हम ये बोलते हैं कि जो आर्य लोग हैं, यानी कि जो आर्यन टीले थे, अब आर्य कोई एक टीला नहीं था, है ना,
लेकिन इनकी सिमिलरिटी इनके अंदर क्या थी? इनके अंदर सिर्फ एक ही सिमिलरिटी थी, वो थी लैंग्वेज। यानी कि ये लैंग्वेज के बेसिस पर एक लोग थे, यानी कि ये रेशियली डिफरेंट थे। हम ये नहीं कह सकते कि आर्यंस थे ना वो सिर्फ एक ही रेस थी। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब सिर्फ यस एंड नो टाइप क्वेश्चन है, या फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, आर्यंस वर रेशियली अ सिमिलर पीपल, यानी कि रेशियली वो सिमिलर थे एक दूसरे से, तो ये गलत है। रेशियली सिमिलर नहीं थे। वो कैसे सिमिलर थे? लिंग्विस्टिकली सिमिलर थे, यानी कि उनकी लैंग्वेज सेम थी। जितने भी आर्य क्लैंस थे वो लैंग्वेज एक ही बोलते थे, और वो कौन सी लैंग्वेज थी? वो थी इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की जो फैमिली है, जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, जब हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं वो सभी लैंग्वेजेस किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। हमारे पास बेसिकली 4 फैमिलीज हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको छोड़िए आप। तो आप सिर्फ ये देखिए कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, जर्मन, हिंदी, संस्कृत, जो आपके इधर बोली जाती है मैथिली, या हिंदी के जितने भी डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, तमिल, ये सब नहीं तमिल सॉरी द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की है, तमिल गलती से बोल दिया मैंने। तो गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, यानी कि यूरोप में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं वो, और जो बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो, उन सबको हम बोलते हैं कि वो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो सिमिलर ओरिजिन है। अब इस चीज का मैं आपको एग्जांपल कैसे दे सकता हूं? आप सोचिए, एक डायलेक्ट का फर्क होता है ना, डायलेक्ट में डिफरेंस होता है। नहीं तो आप सोचिए कि क्या इंग्लिश में हम पापा को क्या बोलते हैं? फादर। संस्कृत में क्या बोलते हैं? पितृ। क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों वर्ड्स में सिमिलरिटी है? फादर पितृ, मदर मातृ, कितने सिमिलर हैं ये वर्ड्स, है ना? तो हम बोलते हैं कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की फैमिली है, और इसी फैमिली को बोलने वाले लोग थे, आर्यंस थे, वो भारत में आए, ठीक है। उसके बाद ये लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़ा और चैरियट, आपने महाभारत में देखा होगा रथों का इस्तेमाल हो रहा है ना, रथों पर बैठकर लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो उन रथों को और घोड़ों को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? आर्यंस को, ठीक है। तीसरा, इनके पास एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको हम बोलते हैं स्पोक्ड व्हील, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि हु ब्रॉट स्पोक्ड व्हील टू इंडिया, यानी कि भारत में स्पोक्ड व्हील कैसा होता है? आपने देखा कि पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो भी पहिया इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो पहिया कैसा होता था? पूरा पहिया गोल पहिया होता था, एक गोल जैसे लकड़ी का कोई लट्ठा है उसको गोल काट लिया और वो एक पहिया हो गया, उसको पहिए की तरह इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जो स्पोक्ड व्हील है, स्पोक्ड व्हील कैसा होता है? आपने बाइक का टायर देखा है? बाइक के टायर में क्या होता है? बाहर एक रिम होती है और रिम के अंदर कुछ 4-5 स्पोक्स होते हैं, और उन स्पोक्स के ऊपर ही वो पहिए का पूरा बोझ उन स्पोक्स के ऊपर होता है ना। तो ये स्पोक्ड व्हील बनाने का श्रेय आर्यंस को जाता है। अब आपको लगता होगा कि व्हील और स्पोक्ड व्हील में कोई खास फर्क तो है नहीं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्यों है कि हम इसको यहां पढ़ रहे हैं? देखिए, स्पोक्ड व्हील और व्हील में बहुत ज्यादा फर्क है। कैसे? कि जो व्हील है, व्हील एक बहुत ही हैवी चीज होती है, उसको चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ना, बहुत हैवी इन नेचर होता है। लेकिन जो स्पोक्ड व्हील है उसका बेसिकली हमने मोस्ट ऑफ द वेट है वो तो निकाल दिया है, सिर्फ स्पोक्स के ऊपर वो रुका हुआ है। मतलब आप सोचिए, इतना इतना बड़ा गोल चक्कर है, उसके मोस्टली हिस्से तो हमने निकाल दिए हैं, यानी कि मोस्टली लकड़ी तो उस पहिए में से निकल चुकी है। तो उस पहिए का वजन कितना ज्यादा कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा वजन कम हो जाएगा उसको घुमाने के लिए उतनी ही कम एनर्जी हमें चाहिए होगी। तो यानी कि जो स्पोक्ड व्हील वाले जो रथ हैं, आप 2 रथों को इमेजिन कीजिए, एक वो जिस पर पूरा गोल पहिया लगा है और एक वो जिस पर स्पोक्ड व्हील लगा है ना। तो स्पोक्ड व्हील और पूरे पहिए वाला जो रथ है, उन दोनों में से कौन ज्यादा तेज चल पाएगा? और उस टाइम पर तेज चलने की ही सारी लड़ाई थी, जो जितना तेज मूवमेंट कर सकता था वो उतना ही जल्दी जीत सकता था, एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकता था, लड़ाइयां जीत सकता था, ठीक है। और आज भी यही है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन में आप पढ़ते हैं, अगर कभी आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह के टच में रहते हो आप लोग, तो आपने पढ़ा होगा कि स्विफ्ट मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वालिटी होती है कि कितना जल्दी जल्दी कोई चीज़ मूवमेंट कर सकती है, और जो चीज़ जितना ज़्यादा मूवमेंट कर सकती है उसको उतना ज़्यादा एडवांटेज होता है। ठीक है, तो स्पोक्ड व्हील लेकर आए। तीसरा, ये लोग किस टाइप के लोग थे? आर्यंस। आर्यंस वर पेस्टोरलिस्ट पीपल, यानी कि घुमंतु लोग थे ये। और ये क्या करते थे? ये गाय पालते थे, यानी कि हर्डर्स थे। पेस्टोरलिस्ट थे और हर्डर्स थे। यानी कि ये गाय पालते थे और घूमते रहते थे। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया है। कल हम आर्यंस के बारे में और ऋग्वेद के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऋग्वेदिक सोसाइटी कैसी थी और आर्यंस का जो कल्चर था वो कैसा था, उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। और कल की क्लास के बाद फिर हम चले जाएंगे जनपद पीरियड की तरफ, जो कि एज ऑफ बुद्धा उसके बाद आएगा महाजनपद पीरियड में। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम 10 राज युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि एक 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, और जो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है भारत वर्सेस इंडिया की, तो हम एक तरह से ये भी देखेंगे कि जो भारत नाम है उसका उद्गम कैसे हुआ, वो भारत नाम आया कैसे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।